नमस्कार। आज बात करते हैं द कश्मीर फाइल्स पर। द कश्मीर फाइल्स पिक्चर 11 मार्च को रिलीज हुई, जिसको पिक्चर हॉल में दिखाया गया। और जब उसको लोगों ने देखा तो लोगों में एक क्लियर तस्वीर बनी, एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर बनी। और वो तस्वीर ये बनी कि कश्मीर से लोगों को, खास करके कश्मीरी पंडितों को वहाँ से हटाया गया, वहाँ से भगाया गया और उन पर बहुत सारी यातनाएं, उनकी महिलाओं के साथ रेप किया गया, बर्बरता बरती गई और बड़े दुष्कर्म हुए, अत्याचार हुए। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ, गलत हुआ। परंतु जो तस्वीर, टोटल तस्वीर है, वो इतनी ही बस नहीं है। यह इनकम्प्लीट तस्वीर है, क्योंकि जो कश्मीर का इतिहास है वह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उसकी जो कड़ी है इतनी सुलझी हुई नहीं है कि उसे केवल इतना कह दिया जाए कि जो कश्मीर में अन्याय और अत्याचार हुआ है वो केवल कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है। वहां से जो पलायन हुआ है केवल कश्मीरी पंडितों का हुआ है। यह बात अधूरी है, क्योंकि जब हम कश्मीर के इतिहास की तरफ देखते हैं और उसके जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, जब उनके बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कश्मीर का इतिहास है वो बहुत उलझा हुआ है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब कश्मीर के इतिहास को अगर बारीकी से अध्ययन करें तो बहुत लंबा है, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ विशेष बिंदुओं पर और कश्मीर की जो मुख्य विचार है, जो कश्मीर का मेन जो तथ्य है उसके बारे में बात करेंगे। अब जो कश्मीरी फाइल्स में, पिक्चर में जो दिखाया गया, उसका जो डेट है वो 19 जनवरी 1990 की घटना से दिखाया गया है। परंतु कश्मीर के इतिहास को अगर जानना है तो आपको भारत की आज़ादी के समय से लेकर के अब तक की घटना को समझना होगा। तो यदि हम 1947 के टाइम पे चलें, देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में दो प्रकार के राज्य थे। एक वे राज्य थे जिन पर ब्रिटिश सरकार सीधे शासन कर रही थी, अर्थात पूर्ण कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ब्रिटिश सरकार का था। और एक वे राज्य थे जिन्हें देसी रियासत कहते थे, उन पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, परंतु वे राज्य या देसी रियासतें ब्रिटिश सरकार की कुछ शर्तों के अंदर अधीन होकर, कुछ शर्तों को मानते हुए शासन कर रहे थे। तो जब देश आजाद हुआ तो जो देसी रियासतें थी उन्हें स्वतंत्रता दी गई कि वे यदि भारत सरकार में मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, यदि पाकिस्तान सरकार में मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, और स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। तब कुछ देसी रियासतें ऐसी थीं जो स्वतंत्र रहना चाहती थी। वो ना भारत सरकार में मिलना चाहती थी और ना पाकिस्तान सरकार में मिलना चाहती थी। उनमें से एक रियासत थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर रियासत में महाराजा हरि सिंह शासन कर रहे थे और उनका मानना था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। परंतु जब पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर पर कबायलियों के रूप में और उनके साथ पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया, तो जल्दबाजी में और डर के मारे महाराजा हरि सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ एसेशन पर साइन किया, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर दिया गया। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
यहां पर कहा कि पहले पाकिस्तानी सेना और कबायलों को जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला जाए और उसके बाद जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत में किया जाएगा। और नेहरू जी ने वहां पर इसलिए ऐसा किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि महाराजा हरजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर एसेशन पर साइन कर दिया है और वहां पर एक बहुत ही फेमस लीडर शेख अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के संस्थापक थे, जिनकी वहां की जनता में पहचान थी, जनता में उनका एक जनाधार था, वो समाजवादी विचारधारा के नेता थे और उनकी विचारधारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा से मिलती जुलती थी। इसलिए दोनों नेताओं के आपस में अच्छे संबंध थे। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण विलय नहीं किया, उसे युद्ध के बाद करने को कहा। परंतु युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर का जो केस था उसे वह संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सीज फायर कराया, मतलब कि युद्ध विराम कराया और प्रस्ताव रखा कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होगा। तो जब जनमत संग्रह की बात आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को सोचते हुए कि जनमत संग्रह में कहीं जम्मू कश्मीर अलग हो गया तो क्या होगा, क्योंकि यदि जम्मू कश्मीर अलग हो जाता है तो भारत के अन्य राज्यों में यह संदेश जाएगा कि यदि कोई राज्य चाहे तो भारत से अलग हो सकता है। परंतु भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा थी, जो संविधान बनाया गया, उसमें यह प्रावधान रखा गया कि भारत में कोई राज्य मिल सकता है, भारत के साथ जुड़ सकता है, परंतु भारत से अलग नहीं हो सकता। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि यदि जनमत संग्रह में जम्मू कश्मीर के लोग भारत के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं तो जम्मू कश्मीर अलग हो सकता है। तो ये विचार अन्य राज्यों में ना जाए, इसलिए जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग आर्टिकल जोड़ दिया गया और नाम दिया गया 370, जिसमें उन्होंने विचारा कि यदि कोई समस्या आएगी तो 370 के तहत हम उस समस्या से निपट लेंगे। तो इस प्रकार से 370 की धारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई, जो जम्मू कश्मीर के रिस्पेक्ट में थी। और जम्मू कश्मीर का जो मामला था यूएनए में चला जाने की वजह से वो अटक गया और वहां पर शासन हो गया मेहरचंद महाजन का। 15 अक्टूबर 1947 से 5 मार्च 1948 तक चला। इसके बाद 5 मार्च 1948 को शेख अब्दुल्ला का शासन आया। शेख अब्दुल्ला एक समाजवादी लीडर होने के नाते उन्होंने जब पार्टी की स्थापना की थी उसी समय से नए कश्मीर का नारा दिया था और वे कश्मीर में व्याप्त असमानता, बेरोजगारी और गरीबी को दूर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में शासन में आते ही वहां के जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे और जिनके नाम पर बहुत सारी जमीन थी, उनकी जमीन हस्तगत कर ली और करीब करीब 7 लाख कश्मीरियों के नाम जमीन कर दी और 10,000 जमींदारों को वहां से हटा दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर से लगभग 10,000 जमींदार पहली बार कश्मीर छोड़ करके बाहर आए। इस प्रकार
जम्मू कश्मीर में पहला पलायन 1950 के दशक में देखने को मिलता है, जब शेख अब्दुल्ला ने 10,000 जमींदारों से जमीन हस्तगत करके 7 लाख कश्मीरियों के नाम से वितरित कर दी थी। और इस कार्य से शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में बहुत फेमस हुए और लोगों के दिलों में नायक बन गए। और इसके साथ ही शेख अब्दुल्ला उस बात पर भी कार्य कर रहे थे जिसमें महाराजा हरि सिंह और पंडित नेहरू के बीच जो साइन था इंटरिम गवर्नमेंट का। इंटरिम गवर्नमेंट एक अस्थायी सरकार होती है जो इमरजेंसी आपातकाल की परिस्थिति में बनाई जाती है। तो शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि जब युद्ध विराम हो जाए और जब शांति हो जाए तो भारतीय सेना जम्मू कश्मीर से बाहर हो जाए और वे अपनी स्वयं की सेना बनाना चाहते थे और जम्मू कश्मीर को एक स्वशासी राज्य में बदलना चाहते थे। परंतु इंडिया गवर्नमेंट ने उनके इस विचार को भारत की दृष्टि से गलत माना और उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक अपना पावर स्थापित करने के उद्देश्य से शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करवा लिया और वो 11 साल तक 1964 तक जेल में रहे और जम्मू कश्मीर में लगातार एक पपेट सरकार यानी कि केंद्र सरकार के नियंत्रण में बनी सरकार चलती रही। 1964 में जब शेख अब्दुल्ला जेल से निकलकर बाहर आए तो पंडित नेहरू ने उन्हें पाकिस्तान और इंडिया के बीच माध्यम बनने का कार्य सौंपा, जिससे पाकिस्तान और इंडिया के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर बने विवाद का परमानेंट सलूशन निकाला जा सके। शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान गए, परंतु उसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई, जिससे वो कार्य आगे नहीं बढ़ सका। इसके साथ ही 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ। वो अनिर्णायक युद्ध था, उसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया, परंतु भारत ने जो 370 की धारा के तहत जम्मू कश्मीर को पावर दी हुई थी, उन पावर को इनक्रोच करना शुरू कर दिया और 370 को हटाना शुभारंभ कर दिया। और उसी के तहत 1965 में जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का पद का नाम बदलकर चीफ मिनिस्टर का पद कर दिया गया और वहां के जो सदर रियासत का जो पद था उसे राज्यपाल का पद कर दिया। ये उसके उदाहरण हैं और इसी के साथ वहां का शासन चलता रहा। और वहां के शासन की लगातार विशेषता ये रही कि जो सत्ता वहां रही उसे पूर्ण रूप से वहां की जनता एक्सेप्ट नहीं करी थी। वहां पर जो चुनाव होते रहे वो लगातार शक के दायरे में रहे। वहां पर बूथ कैप्चरिंग और अनफेयर मींस यूज करके सरकार बनती रही और वो सरकार केंद्र सरकार के दबाव में बनती रही और यही समस्या आगे बढ़ती गई। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु होने के बाद फारूक अब्दुल्ला जो कि उनके बेटे थे, उनका शासन आया और 1984 तक ये शासन चला। 1984 में शासन आया गुलाम मोहम्मद शाह का और इनका शासन 1986 तक चला। 1986 में कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और कुछ टाइम तक शासन चलने के बाद 1987 में वहां पर चुनाव हुए और चुनावों में मुख्य रूप से 2 पार्टियां वहां पर सत्ता में आने के लिए दमखम लगा रही थी और वो
मुख्य पार्टियों के रूप पर उभरी थी। एक पार्टी थी एमयूएफ। एमयूएफ की प्रबल संभावना थी, जनता में एमयूएफ के जीतने की प्रबल संभावना थी, परंतु वहां पर बूथ कैप्चरिंग और अनफेयर मींस यूज करके एमयूएफ हार गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को जिता दिया गया और फिर से वहां के जो चीफ मिनिस्टर बने वो फारूक अब्दुल्ला बने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के। फारूक अब्दुल्ला का शासन 23 मार्च 1987 से 19 जनवरी 1990 तक चला। 1990 में फिर से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और सत्ता की बागडोर वहां के राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा को दे दिया गया। जगमोहन मल्होत्रा दिल्ली से थे, पहले ये कांग्रेस के नेता भी रहे हैं, बाद में ये भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। तो इनका शासन स्थापित हो गया राष्ट्रपति शासन के रूप में। कब? 19 जनवरी 1990 को। इसके बीच ही 1987 के जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में हुई धांधली, हुए विसंगतियां, बूथ कैप्चरिंग आदि से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने के दबाव में चुनाव हुआ और उसमें जो पार्टी जीतने वाली थी वो ना जीत करके दूसरी पार्टी जीत गई, जिससे वहाँ की जनता में व्यापक असंतोष फैला और वे वहाँ की सरकार के प्रति विद्रोही रूप ले लिया और एक संगठन वहाँ चर्चा में आया जिसका नाम पड़ा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, JKLF। JKLF ने सरकार के विरोध में गतिविधियां करना शुरू कर दी। इस स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन ISI के आतंकवादियों को सक्रिय कर दिया और JKLF को फंडिंग करने लगे, हथियारों की सप्लाई करने लगे, जिससे जम्मू कश्मीर में एक असंतोष, एक विद्रोह और एक इल्लीगल एक्टिविटी लगातार बढ़ती गई, जिससे भारत सरकार ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के 4 मुख्य कमांडरों को गिरफ्तार कर लिया और अरेस्ट कर लिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप JKLF ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को अगवा कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और शर्त रखी कि यदि 4 बड़े आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाता है तो हम इस बेटी को लौटा देंगे। भारत सरकार ने उन 4 आतंकवादियों को रिहा कर दिया। जम्मू कश्मीर में व्यापक विद्रोह और असंतोष और गैर कानूनी गतिविधियों को देखते हुए भारत सरकार ने वहां की सरकार को गिरा दिया और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया और वहां के जो राज्यपाल थे जगमोहन मल्होत्रा, उनके अंडर में शासन व्यवस्था सौंप दी। 19 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसी घटना के बाद पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप हिजबुल मुजाहिदीन ने न्यूज़पेपर्स में और लाउड स्पीकर्स के थ्रू अनाउंस करवाया कि कश्मीरी पंडित वहां से भाग जाएं और वे कश्मीर को खाली कर दें। तब फॉल्ट यहां यह हुआ कि प्रेसिडेंट रूल के तहत शासन कर रहे जगमोहन मल्होत्रा ने कश्मीरी पंडितों के लिए सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, उन्हें वहीं रहने के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहां से
भाग जाने और पलायन कर जाने में मदद की और उन्होंने उन्हें प्रेरित किया कि आपकी सुरक्षा यहाँ संभव नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। इसलिए 19 जनवरी 1990 को वहाँ से हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित भागे। इसी के बाद एक और बड़ी घटना घटी। 21 जनवरी 1990 को सीआरपीएफ के जवान कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खात्मे के लिए अभियान चला रहे थे और उन्होंने एक ब्रिज था, ग्वाकाडल ब्रिज, उस पर करीब 50 कश्मीरी मुस्लिम्स की हत्या की और वे लोगों के घरों में घुस गए हथियार तलाशने के लिए। सुनने में आया है कि उन लोगों ने घरों में महिलाओं और बच्चों के साथ बर्बरता की, अत्याचार किए, जिससे कश्मीर का जो वातावरण था लगातार अनकंट्रोल्ड होता गया, लगातार विद्रोह और असंतोष बढ़ता गया और ये लगातार चलता रहा। एक कश्मीरी पंडितों के लिए एक समिति बनी जिसका नाम रखा गया कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति। उसने बताया है कि 1990 से लेकर के 1992 तक 7,000 कश्मीरी पंडित वहां से और उसमें अन्य समुदाय के लोग मुस्लिम और सिख भी वहां से पलायन किए। और उस समिति का जो काउंटिंग है उसके अनुसार ये कहा गया है कि 400 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई बिटवीन 1990 टू 2011, 1990 से 2011 तक के बीच में 400 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई। अब वहां पर लगातार 1990 से 1996 तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। उसके बाद धीरे धीरे केस नॉर्मल होता गया और फिर से वहां पे सरकारें बनी, चुनाव हुए, लेकिन लगातार वहां पर भय का माहौल बना रहा और लोग वहां से पलायन करते रहे। और जो जम्मू कश्मीर पंडित संघर्ष समिति थी उसका लगातार अपने सुरक्षा के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष होता रहा। जम्मू कश्मीर की इस दुखद घटना में यदि व्यापक रूप से देखा जाए तो कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई, पलायन हुआ और इसके साथ ही कश्मीरी मुस्लिम्स की भी हत्याएं हुई और उनका भी पलायन हुआ। कश्मीरी सिखों की भी हत्याएं हुई और उनका भी पलायन हुआ। इसके कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। कश्मीरी लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मोहम्मद हलवई की हत्याएं हुई और इसके अलावा वहाँ के एक बहुत ही धार्मिक संगठन के रूप में विख्यात मीर वाइस की हत्या हुई। उनकी हत्या इस कारण से हुई कि उन्होंने ये कहा था कि जो कुरान है उसके अनुसार किसी भी महिला को गिरफ्तार करना, अपहरण करना वर्जित है, कुरान इसका आदेश नहीं देता है। तो उनके इस उदारवादी विचार के विरोध में जो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी थे उन्होंने उनकी हत्या की थी। इसके अलावा बीजेपी लीडर टीकालाल टप्पू, रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू, जर्नलिस्ट लॉयर प्रेमनाथ भट्ट की भी हत्या हुई। जम्मू कश्मीर के इतिहास को पढ़ने के बाद
इस बात का पक्का पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो हिंदू हों और चाहे मुसलमान हों, वो मुख्य रूप से ना तो पाकिस्तान के साथ चलना चाहते थे और ना इंडिया के साथ। वे अपना एक स्वतंत्र कश्मीर हमेशा चाहते रहे। इसके विपरीत इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा लगातार वहां पर एक ऐसी सरकार बनवाई गई जो वहां की जनता को स्वीकार्य नहीं थी और जो सरकार वहां की जनता के हिसाब से कार्य नहीं करती रही, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक पपट के तौर पर सरकार चलती रही। इसलिए उस प्रदेश में लगातार अनरेस्ट रहा, लगातार विद्रोह रहा। एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस बात का भी पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ लिबरल्स मुस्लिम्स भी हैं और कुछ कट्टर मुस्लिम भी हैं। लिबरल मुस्लिम्स हिंदुओं के हमदर्दी में शामिल रहे, सिंपैथाइज्ड रहे उनके प्रति और उन्होंने उनकी मदद की। और सबसे बड़ी बात ये देखा जाए कि आज भी 1000 परिवारों से अधिक परिवार जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के रहते हैं और उन्हें पड़ोसियों से यानी कि जम्मू कश्मीर के मुस्लिम्स से मदद और सहायता मिलती है। और इसके विपरीत कुछ मुस्लिम्स वहां पर ऐसे भी हैं और पहले भी रहे जो अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। अब बात करते हैं कि कश्मीर के लोगों के साथ इतने अत्याचार हुए, दुर्व्यवहार हुए, उनके साथ बर्बरता हुई, तो इसके संदर्भ में भारत सरकार ने उनकी किस प्रकार से मदद की, तो उनके लिए सरकार ने रिफ्यूजी कैंप बनाए। वो कश्मीर श्रीनगर में बने, चंडीगढ़ में बने, दिल्ली में बने और अन्य स्थानों में बनाए गए जहां पर उनको रखा गया। और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में 22,000 कश्मीरी पंडितों के परिवारों के लिए 13,000 रुपये मासिक वेतन का प्रावधान भी रखा गया और उन्हें दी जाती है, लगभग 22,000 कश्मीरी पंडितों को। इसके बाद 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार हुए तो उन्होंने घोषणा की कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर भेजेंगे। इसके संदर्भ में केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई और तब वहां के लोगों को लगा कि अब हमें कुछ न्याय मिलेगा और हमारी फिर से कश्मीर में वापसी होगी और हम अपनी पूर्वजों की ज़मीन पर पहुंचेंगे, अपने घरों में पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा जब कुछ होता दिखा नहीं तो कश्मीर पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टिक्को ने 2020 में आमरण अनशन किया। उनका अनशन भूख हड़ताल की लगभग 1 सप्ताह चला, परंतु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब
एक जो संदर्भ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों के हित में कार्य करना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने उस पर तवज्जो नहीं दिया। लेकिन देवेगौड़ा गवर्नमेंट, अटल बिहारी गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट में प्रयास हुआ है कश्मीरी पंडितों के लिए। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में ही उन्हें 22,000 कश्मीरी पंडितों के परिवारों के लिए 13,000 का मासिक वेतन का प्रावधान दिया गया। लेकिन 2014 के बाद करीब करीब 8 साल मोदी सरकार को होने जा रहा है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे कश्मीरी पंडितों को राहत मिली। केवल एक देशव्यापी हेटर्ड, नफरत फैलाने के कार्य किए गए, वोट प्राप्त करने के कार्य किए गए, लेकिन कोई ऐसा कार्य जिससे उन्हें मदद मिली हो नहीं किया गया। यदि इस इतिहास को गहनता से अध्ययन किया जाए, बारीकी से समझा जाए, तो इतिहास में किसी एका अपवाद को छोड़ करके कोई भी ऐसा युद्ध नहीं हुआ जो धर्म की रक्षा के लिए किया गया हो या धर्म का खतरा आया हो तब हुआ हो। हमेशा जो युद्ध हुए हैं इतिहास में, वो केवल और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए हुए हैं। चाहे आप हल्दी घाटी का युद्ध देख लें। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। कहा जाता है कि हिंदू और मुसलमान के बीच युद्ध हुआ। लेकिन यदि आप उसको देखें तो अकबर की तरफ से जो लड़ने के लिए गया, जो मुख्य सेनापति बनकर के गया, वो राजा मानसिंह गए और उनके साथ एक हिंदू सैनिकों की बहुत बड़ी फौज गई एक हिंदू राजा पर आक्रमण करने के लिए। इसके विपरीत यदि आप महाराणा प्रताप की सेना में देखें तो उसमें भी कई मुस्लिम सैनिक रहे जिन्होंने अकबर के खिलाफ लड़ा। इससे आप समझ सकते हैं कि वो जो युद्ध हुआ वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं था, बल्कि महाराणा प्रताप की सिंहासन और अकबर के सिंहासन के विरुद्ध था। इन युद्धों और अत्याचारों का कभी किसी धर्म से संबंध नहीं रहा है, लेकिन समाज को पोलराइज्ड करने के लिए वर्गों में, जातियों में, धर्मों में विभाजित करने के लिए ये सब युद्ध किए जाते रहे ताकि सत्ता पर काबिज बना रहा जा सके। धन्यवाद दोस्तों।